अर्थ एजुकेशन सेंटर में आपका स्वागत है। आज हम लोग पढ़ेंगे एस.के. झा सर की साइंस की बायोलॉजी का चैप्टर 11 अनुवांशिकी जेनेटिक्स के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। इसमें हम लोग पहले थ्योरी सेक्शन लगाएंगे और साथ ही इसका एमसीक्यू भी हम लोग करने वाले हैं। तो चैनल पर आप लोग बने रहें और वीडियो को अंत तक देखें। तो चलिए हम लोग वीडियो को शुरू करते हैं। यदि चैनल पर आप लोग नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाना ना भूलें। सबसे पहले बात करें हम अनुवांशिकी की, जेनेटिक्स की। तो जेनेटिक्स के अंतर्गत जीवों में होने वाले हेरिडिटी अर्थात वेराइटी के अध्ययन किया जाता है। अनुवांशिकी जो है, जीन में जो होने वाले जो होता है वेराइटी है, उसका अध्ययन किया जाता है, उसे ही जेनेटिक्स कहते हैं अर्थात अनुवांशिकी कहते हैं। अब जेनेटिक्स शब्द की बात की जाए तो जेनेटिक्स शब्द को सर्वप्रथम प्रयोग वाटसन ने किया था। जेनेटिक्स शब्द का सर्वप्रथम ने वाटसन ने किया था। अब जेनेटिक्स संबंधित पहला अध्ययन जो है जॉन मॉर्गन के द्वारा दिया गया था। इनके अनुसार जीवों में होने वाले एक लक्षण को नियंत्रित करने के लिए वन पेयर ऑफ फैक्टर की जरूरत होती है जो क्रमशः माता और पिता से आते हैं। फादर ऑफ जेनेटिक्स की बात करें अर्थात जेनेटिक्स के पिता, अनुवांशिकी के पिता की बात करें तो ग्रेगर जॉन मेंडल साहब को कहा जाता है। फादर ऑफ जेनेटिक्स जो है ग्रेगर जॉन मेंडल को कहा जाता है। अगर बात करें फादर ऑफ मॉडर्न जेनेटिक्स की तो टी.एच. मॉर्गन को कहा जाता है। ये दोनों फैक्ट आप लोग याद रखिएगा। अगर पूछा जाए अनुवांशिकी के पिता, सीधा क्वेश्चन अगर हो अनुवांशिकी के पिता कौन है तो ग्रेगर जॉन मेंडल साहब। अगर पूछा जाए आधुनिक अनुवांशिकी के जनक कौन है तो टी.एच. मॉर्गन होगा। फादर ऑफ मॉडर्न जेनेटिक्स टी.एच. मॉर्गन, फादर ऑफ जेनेटिक्स ग्रेगर जॉन मेंडल। मेंडल के अध्ययन के बाद जॉनसन ने अपने अध्ययन द्वारा बताया कि फैक्टर डीएनए पर पाया जाने वाला एक जीन होता है जिसके द्वारा जीवों में लक्षणों का निर्धारण होता है। अर्थात जीन शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम जॉनसन ने किया था। वहां पर अगर बात की जाए जीन शब्द का प्रयोग तो सबसे पहले जॉनसन साहब ने किया था। जीन शब्द का प्रयोग जॉनसन ने किया था, वहीं जेनेटिक्स शब्द का प्रयोग वाटसन के द्वारा किया गया था। ये दोनों भी आप लोग याद रखिएगा, अक्सर एग्जामों में पूछ लिया जाता है। अब जॉनसन ने वर्ष 1990 में जीन की खोज किया था, क्योंकि जीन शब्द का सबसे पहला प्रयोग जॉनसन के द्वारा ही किया गया था। वाटसन ने 1905 में सबसे पहले जेनेटिक्स शब्द का प्रयोग किया था और जेनेटिक्स शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम वाटसन के द्वारा किया गया था। डीएनए जो है एक अनुवांशिक गुण का वाहक होता है। डीएनए जो होता है एक जेनेटिक्स गुण का वाहक होता है। यौन प्रजनन में माता और पिता के योगदान में अपने जीन का आधा हिस्सा होता है। अब बात करें मॉर्गन ने अपना प्रयोग जो है मटर के पौधे का उपयोग किया था। अर्थात मटर के पौधे का इस्तेमाल किसने किया था? मॉर्गन ने किया था। मॉर्गन का निधन जो है वर्ष 1884 ईस्वी में हुआ था। पौधे चुनने के कारण पौधे का छोटा लाइफ स्पेन जो है 3 से 4 माह का था। पी अर्थात मटर के पौधे के विभिन्न प्रकार के गुण मौजूद होना, वनस्पति भागों में बीज के बजाय कोशिकाओं के माध्यम से नए पौधे को उगना टिश्यू कल्चर कहलाता है। ये आप लोग ध्यान रखिएगा कि वनस्पति जो है, वनस्पति भाग के जो बीज के बजाय कोशिका के माध्यम से पौधे को उगाना जो है टिश्यू कल्चर कहते हैं। अर्थात कहने का मतलब है कि किसी भी पेड़ को बीज के स्थान पे उसके कोशिका को काटकर अगर पौधे के रूप में उगाया जाए तो उसे टिश्यू कल्चर के अंतर्गत आता है। अब बात करें मॉर्गन ने अपने अध्ययन में 7 गुणों या लक्षणों की संख्या 7 थी। मॉर्गन ने जो मटर के पौधे पर जो अध्ययन किया था उसमें गुणों की संख्या जो की बात की जाए तो वो 7 थी। मॉर्गन ने मटर के पौधे के अध्ययन को 2 प्रयोग के आधार पर किया है। पहला एकल संकरण और दूसरा है द्विसंकरण। अब बात करेंगे हम लोग पहले एकल संकरण के बारे में अर्थात मोनोहाइब्रिड क्रॉस के बारे में। मोनोहाइब्रिड क्रॉस अर्थात
जब एक ही लक्षण के दो विभिन्न पौधे हो, एक ही लक्षण के जो हो अलग अलग पौधे हो, तो उसके बीच में क्रॉस कराया जाता है तो एकल संकरण कहलाता है। और द्विसंकरण की बात करेंगे, जब द्विसंक्रमण की बात किया जाए, फोनोटाइपिक रेशियो की बात की जाए बाहरी गुणों के आधार पर, तो 3:1 होता है। याद रखिएगा, फोनोटाइपिक रेशियो अर्थात बाहरी गुणों के आधार पर लक्षण जो है 3:1 होता है, अर्थात 3:1। अगर जीनोटाइपिक रेशियो आंतरिक गुणों के आधार पर किया जाएगा तो 1:2:1 होता है। ये सवाल भी अब पूछे जा सकते हैं, तो याद रखिएगा इसे कि फेनोटाइपिक रेशियो जो होता है बाहरी गुणों के आधार पर जो होता है 3:1, और आंतरिक गुणों के आधार पर किया जाए जो जिसे जीनोटाइपिक रेशियो के अंतर्गत आता है 1:2:1 होता है। मेंडल ने इस प्रयोग के आधार पर 3 नियम दिए थे। मेंडल के अनुसार 3 नियम इसमें दिए गए थे। पहला है प्रभाविता का नियम, लॉ ऑफ डोमिनेंस। अब प्रभाविता का नियम क्या है वो हम लोग जानते हैं। जीवों में एक ही गुण के अनेक प्रकार के स्वरूप दिखाई देते हैं जिन्हें आपस में एलेल कहा जाता है। मोर्गन के अनुसार अगर बात की जाए तो विभिन्न प्रकार के एलेल एक साथ होते हैं, तो इसमें कोई एल्स का गुण उभरता है तो कोई एल्स का गुण क्या होता है, दब जाता है। जिस एल्स का गुण उभरता है उसे डोमिनेंस एल कहा जाता है, अर्थात प्रभावी गुण कहा जाता है, और जिस एल्स दब जाते हैं उसे अप्रभावी गुण कहा जाता है। दूसरा जो नियम था पृथक्करण का नियम था। मेंडल के अनुसार जो दूसरा नियम था पृथक्करण का नियम था। तो मेंडल के अनुसार विपरीत स्वरूप वाले एल्स की पीढ़ी में यदि साथ हो जाते हैं तो अगली पीढ़ी में अलग हो जाते हैं। अर्थात कहने का मतलब ये है कि अगर 2 एल्स विपरीत पीढ़ी का हो तो अगली पीढ़ी जो उसका होगा वो बदल जाता है। अब तीसरा जो नियम था मेंडल के अनुसार वो था स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम। विपरीत एल्स पृथक होने के बाद विपरीत एल्स जो होता है, जब 2 एल्स विपरीत एल्स होते हैं तो अगला जो पीढ़ी होता है वो बदल जाता है। अब उसमें कह रहा है कि अगला जो विपरीत एल्स पृथक होने के बाद का जो है अगली पीढ़ी किसी भी एल्स के साथ वियोजित होने के लिए इंडिपेंडेंट होते हैं। अब दूसरा है द्विसंकरण। मेंडल ने द्विसंकरण के 2 लक्षण को दिया है। पहला अध्ययन के लक्षण, पौधे की लंबाई तथा फूलों का रंग को, पौधे की लंबाई तथा फूलों के रंग। अगर बात करें लंबे पौधे और लाल फूल, नाटा पौधा और सफेद फूल। तो लंबे पौधे जो है कैपिटल आर है और लाल फूल जो है कैपिटल आर है, कैपिटल आर है। और यहाँ जो है नाटा पौधा स्मॉल टी और सफ़ेद फूल जो है स्मॉल आर। यह है इसके आधार पर जब लंबा पौधा और छोटा पौधा लाल रंग और उजला रंग जब करेगा तो लंबा एवं लाल फूल का निर्माण होता है। ये स्वपरागन के द्वारा ये 2 भागों में विभक्त हो जाएगा। तो ये आप लोग इसका लिस्ट देख लीजिए, कैपिटल टी और आर है, अर्थात कैपिटल टी का अर्थात है लंबा पौधा और आर का कैपिटल आर का मतलब है लाल रंग, और कैपिटल टी का मतलब लंबा पौधा और स्मॉल आर का मतलब है सफ़ेद फूल। तो इससे इस प्रकार से निर्माण होता है। अब फेनोटाइपिक रेशियो की बात की जाए तो फेनोटाइपिक रेशियो जो होता है 9:3:3:1 और जीनोटाइपिक रेशियो जो होता है 1:2:1। इतना ही आपको ऑप्शन में मिलेगा, 1:2:1, और फेनोटाइपिक रेशियो 9:3:3:1। अब है जीनोटाइप्स। जीनोटाइप्स किसी भी लक्षण को निर्धारित करने वाले जीन के समूह को जीनोटाइप्स कहते हैं। जीनोटाइप्स क्या है? किसी भी लक्षण को निर्धारित करने वाले जीन के समूह को जीनोटाइप्स कहा जाता है। दूसरा अगर बात करें फिनोटाइप्स की, तो जीनोटाइप्स के आधार पर जीवों में जो लक्षण उभर कर बाहर आते हैं उसे फिनोटाइप कहा जाता है।
इसे आँखों से देखा जा सकता है। फेनोटाइप्स को जो है के आधार पर जीवों में जो लक्षण उभर कर बाहर आते हैं जीनोटाइप्स में, उसे ही फेनोटाइप्स कहा जाता है। इसे नग्न आँखों से देखा जा सकता है। अब क्रोमोसोम की बात करें तो मनुष्य में क्रोमोसोम की बात करें तो ये 46 होते हैं। मनुष्य में क्रोमोसोम की बात जो की है वो 46 होते हैं। क्रोमोसोम को 2 भागों में बांटा गया है। पहला है ऑटोसोम और दूसरा है सेक्स क्रोमोसोम। अगर 44 क्रोमोसोम 44 क्रोमोसोम की बात करें अर्थात 22 जोड़ी क्रोमोसोम की बात करें तो यह शरीर के निर्माण में सहायक होता है, जिसे ऑटोसोम कहा जाता है। 22 जोड़ी अर्थात 44वां जो क्रोमोसोम होगा, 44 क्रोमोसोम होगा जो होगा ऑटोसोम होगा। और जो लास्ट क्रोमोसोम 2 क्रोमोसोम जो होता है वो होता है सेक्स क्रोमोसोम होता है। इससे क्या होता है, 2 क्रोमोसोम जो होता है सेक्स क्रोमोसोम, यही निर्धारित करता है मनुष्य के लिंग का निर्धारण करता है कि मेल होगा या फीमेल। आइए इसको अब हम डायग्रामिकल समझते हैं। मेल और फीमेल, शादी हुआ, ठीक है, 44वां XY और फीमेल में जो क्रोमोसोम होता है वो XX होता है और मेल में जो क्रोमोसोम होता है XY होता है। अगर X क्रोमोसोम मेल का जो होता है X क्रोमोसोम Y क्रोमोसोम से चूंकि फीमेल में जो होता है वो XX क्रोमोसोम होता है, इसलिए अगर मेल का X क्रोमोसोम से मिलता है तो वो फीमेल होगा, फीमेल पैदा होगा। अगर वही मेल का Y क्रोमोसोम अगर X क्रोमोसोम से, क्योंकि फीमेल में तो XX ही क्रोमोसोम पाए जाते हैं, अगर मेल का Y क्रोमोसोम X क्रोमोसोम से अगर मेल मिलता है तो यहाँ क्या होगा, बॉय होगा, लड़का पैदा होगा। आप लोग समझ गए होंगे। जो कि 22 क्रोमोसोम जो होता है ऑटोसोम होता है और जो लास्ट 23वां जो क्रोमोसोम होता है वो लिंग का निर्धारण करता है और लिंग निर्धारण में पूर्णतः पिता का ही योगदान होता है, उसके अनुसार ही बेटा होगा या बेटी होगा। अगर X क्रोमोसोम से अगर मेल का X क्रोमोसोम जो है X क्रोमोसोम में जाके मैच करता है तो लड़की होगा, अगर Y क्रोमोसोम X क्रोमोसोम से मैच करता है तो वो फीमेल होगा। याद रखिएगा, फीमेल का XX और मेल का XY होता है। चलिए आप लोग समझ गए होंगे। अब है मेल के स्पर्म को शुक्राणु जो 23 गुणसूत्र होते हैं, 23 गुणसूत्र अर्थात 23 जोड़ा गुणसूत्र होते हैं, जिसे हम लोग कहते हैं, जिसके गुणसूत्रों की संख्या हो जाता है इस प्रकार 46 हो जाता है। और फीमेल में जो ओवम अर्थात अंडाणु में 23 गुणसूत्र होते हैं। बच्चों को लिंग निर्धारण में पिता के गुणसूत्र से होता है, पिता के गुणसूत्र से ही निर्धारण होता है कि मेल होगा या फीमेल, क्योंकि पिता में जो गुणसूत्र पाया जाता है X और Y क्रोमोसोम होता है और जबकि फीमेल में जो क्रोमोसोम पाया जाता है वो XX क्रोमोसोम पाया जाता है। और जब मेल का X क्रोमोसोम से मिलता है तो फीमेल होता है, जब Y क्रोमोसोम X क्रोमोसोम से मिलता है तब जाकर मेल पैदा होता है। तो आप लोग समझ गए होंगे। आइए अब इस तरह से थ्योरी सेक्शन इसका कंप्लीट हो गया। आइए अब इसका हम लोग MCQ भी लगाते हैं। तो अगर वीडियो पसंद आ रहा हो तो लाइक और कमेंट करके बताइए कि आपको यह सीरीज कैसा लग रहा हो। अब है मटर के पौधे में पाया जाने वाला गुणसूत्र निम्नलिखित में से कौन सा नहीं है। मटर के पौधे की बात की जाए तो हरा फल होता ही है। गोल बीज की बात की जाए तो ये भी होता है, झुर्रीदार बीज भी होता है। इसका सही आंसर हो जाएगा C। गोल फली जो होता है मटर के पौधे में पाए जाने वाला गुण निम्नलिखित में से नहीं है। डैश आनुवांशिक सामग्री के वाहक हैं, तो इसका सही आंसर होगा जीन। जीन जो होता है आनुवांशिक सामग्री के वाहक है। तीसरा प्रश्न है आपके ऊपर, वनस्पति भागों में बीज के बजाय कोशिकाओं के माध्यम से नए पौधे को उगाना क्या कहलाता है। इसका सही आंसर हो जाएगा A, टिश्यू कल्चर। हम लोग इसको थ्योरी सेक्शन में अच्छे से पढ़े थे कि किसी भी पौधे को अगर बीज के बजाय अगर उसके कोशिका को लगा दिया जाए, जैसे गुलाब का पौधा है तो गुलाब को पौधा को क्या करते हैं हम लोग, बीज के बजाय उसके कोशिका को ही काट कर
उसके कोशिका को ही काट कर हम लोग क्या करते हैं, लगा देते हैं, तो एक नए पौधा का निर्माण होता है। तो वो टिश्यू कल्चर के अंतर्गत आता है। चौथा, यौन प्रजनन में माता पिता के योगदान होता है। इसका सही आंसर होगा अपने जीन का आधा हिस्सा। गुणसूत्र किससे संबंधित है? इसका सही आंसर होगा गुणसूत्र जो होता है आनुवांशिक अर्थात जेनेटिक्स के लक्षणों के संचरण से गुणसूत्र संबंधित है। रिक्त स्थानों की भरना, यदि एक पौधा समजीनी स्मॉल टीटी और कैपिटल आर और स्मॉल आर हो तो समलक्षणी होगा। अब यहां पर देखिए क्या कर रहा है, टीटी का मतलब होता है नाटा पौधा और कैपिटल आर का मतलब होता है लाल रंग। तो यहां पर क्या बनाएगा, तो इसका सही आंसर हो जाएगा बौना होगा और गोल होगा। एक नवजात बालिका की कोशिका की गुणसूत्र की संयोजन क्या होगी? इसका सही आंसर हो जाएगा 44 जोड़ा जो होता है ऑटोसोम होता है, और लास्ट का जोड़ा होगा, अगर बालिका की बात की जाए तो क्या हो जाएगा, XX हो जाएगा। अगर लड़का होता तो 44 गुणसूत्र प्लस X Y होता। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, इस प्रकार से A हो जाएगा। थोड़ा सा स्मॉल कर लेते हैं ताकि, चलिए अब देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? तो देखिए, टिड्डों तथा अन्य कीटों के नरों को सिर्फ 4 लिंग गुणसूत्र से X क्रोमोसोम होते हैं। यह बिल्कुल गलत है। किसी नर के X गुणसूत्र और 2 Y गुणसूत्र होते हैं। यह गलत है, क्योंकि नर की अगर बात की जाए तो X और Y क्रोमोसोम होते हैं, 2 Y गुणसूत्र नहीं होते हैं। मानव में 46 गुणसूत्र होते हैं, जिसमें 42 और 21 जोड़े अलिंगी गुणसूत्र होते हैं। ये गलत है, क्योंकि 21 जोड़े नहीं 22 जोड़े होते हैं अलिंगी गुणसूत्र, जिसे ऑटोसोम कहा जाता है, और 23वां जो जोड़ा होता है वो लिंग निर्धारण करता है, सेक्स क्रोमोसोम होता है। अब बच गया क्या, डी, द्विगुण जीव जिनमें लिंग अलग अलग होते हैं। एक द्विगुणी कोशिका में गुणसूत्रों को एक विशेष जोड़ा होता है जो लिंग को निर्धारण करता है, इन्हें लिंग गुणसूत्र कहते हैं। ये बिल्कुल सही है। एक समान मानव शरीर की कोशिका में क्रोमोसोम होती है। इसका सही आंसर होगा डी, 46। 23 जोड़ा होता है जो कि 46 गुणसूत्र की संख्या होती है। बच्चे का लिंग किससे निर्धारित होता है? हम लोग बात कर चुके हैं, बच्चे का जो लिंग होता है वो होता है गुणसूत्र से निर्धारित होता है। निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? 46 जोड़ा गुणसूत्र पाए जाते हैं, 46 गुणसूत्र पाए जाते हैं। ये बिल्कुल सही है कि ये 46 गुणसूत्र पाए जाते हैं, जिसमें 42 21 जोड़े, ये बिल्कुल गलत हो जाता है, क्योंकि ऑटोसोम्स की संख्या जो होती है वो होती है 22 जोड़े होती है, ना कि 21। और 2 जोड़े होते हैं जो होते हैं लिंग गुणसूत्र। जेनेटिक शब्द JD वाटसन के द्वारा दिया गया था। ये भी बिल्कुल गलत है, क्योंकि जेनेटिक्स शब्द का जो प्रयोग है ये वाटसन के द्वारा नहीं दिया गया था। मेंडल पहले वैज्ञानिक थे जिन्होंने जीन आनुवांशिक के रूप में देखा था। ये भी गलत है। एक DNA अणु 2 पॉलीन्यूक्लियोटाइड रज्जुकोण जैसे एक घुमावदार सीढ़ी का बना होता है। ये बिल्कुल सही है। DNA का संरचना जो होती है इस प्रकार होती है। DNA जो होता है पॉलीन्यूक्लियोटाइड रज्जुकोण जैसे एक घुमावदार सीढ़ीनुमा संरचना बनाई जाती है। ये क्या है? DNA की संरचना होती है। अब है सूची 1 और सूची 2। मटर के पौधे मेंडल के द्वारा कार्य करने के लिए चुना गया था। ये बिल्कुल सही है। बी कह रहा है गुणसूत्र कारण का वाहक होता है। यह भी बिल्कुल सही। मानव अंग की भुजाएं पक्षियों के पंखों के अनुरूप है। तो इस तरह से इसका आंसर हो जाएगा ए और बी सही है, जबकि सी क्या है? गलत है। इसका आंसर हो जाएगा सी।
लैंगिक प्रजनन, लैंगिक प्रजनन में डैश का डैश शामिल होते हैं। तो लैंगिक प्रजनन में क्या होता है, विपरीत लिंगों के 2 जनक शामिल होते हैं। एक मादा युग्मक में डैश क्रोमोसोम होता है। अगर मादा युग्मक में 23 जोड़े होते हैं अर्थात 46, मादा के अनिषेचित अंडे में डैश होती है, यहां अनिषेचित अंडे हैं। तो मादा की बात की जाए तो एक्स क्रोमोसोम होते हैं, क्योंकि मादा में क्या होता है, एक्स होता है, जबकि पुरुष की बात की जाए तो एक्स और वाई क्रोमोसोम होता है। और यहाँ पूछा है मादा के अनिषेचित अंडे में होते हैं, तो एक्स क्रोमोसोम होंगे, एक एक्स क्रोमोसोम होंगे, याद रखिएगा आप लोग याद। आनुवांशिक लक्षणों के जीन समूहों को क्या कहा जाता है, तो आनुवांशिक लक्षणों में जीन समूहों को जो कहा जाता है वो कहा जाता है जीनोटाइप्स। पुरुष में शुक्राणु के गुणसूत्रों की संख्या क्या होती है, बिल्कुल सेम हो जाएगा, 23 जोड़ा। 23 जोड़ा नहीं दिया हुआ यहाँ, तो यहाँ क्या हो जाएगा, नहीं, पुरुष में गुणसूत्रों की संख्या होगी 23 जोड़ा, अर्थात बी होगा 23 होगा, 46। मानव के शरीर में कोशिकाओं में डैश पाए जाते हैं। अब यहाँ जोड़ी दिया हुआ है तो क्या हो जाएगा, 23 गुणसूत्र होगा, इसका आंसर हो जाएगा डी हो जाएगा। प्रजातियों में डैश जीवित रहने पर लाभ प्रदान कर सकता है अथवा केवल आनुवांशिक क्रम के योगदान प्रदान कर सकता है, तो यहाँ इसका सही आंसर हो जाएगा सी, परिवर्तन। तो इस तरह से हमारा जेनेटिक्स जो है, आनुवांशिक चैप्टर जो है कंप्लीट हो गया। तो यदि आपको यह वीडियो अच्छा और हेल्पफुल लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाना ना भूलिए, और साथ ही हमारे चैनल के माध्यम से नोट्स भी प्रोवाइड कराए जाते हैं। तो डिस्क्रिप्शन के नीचे हमारा टेलीग्राम का लिंक दिया हुआ है, वहां से जाकर आप टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिए, वहां आपको बहुत सारी PDF भी प्राप्त हो जाएगी। और इस पर बिहार दरोगा का टेस्ट सीरीज भी चलाया जा रहा है, तो आप लोग वहां भी जाकर देख सकते हैं। तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, अभी के लिए बस इतना ही।